एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिएगा। पीडब्ल्यूआर हिंदी मीडियम पर आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? चलिए, बहुत शानदार। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं, वो है पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो न सिर्फ प्यारे बच्चों राजनीति विज्ञान, बल्कि भूगोल, कुछ हद तक अर्थशास्त्र और बहुत सारे विषयों में, सामाजिक शास्त्र, हर विषयों के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी जब मैं चर्चा करूंगा तो ये सबसे पहला पॉइंट आएगा कि हम पर्यावरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं आखिर, और इसमें प्यारे बच्चों राजनीति विज्ञान में क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। हेलो ओम प्रकाश, गुड इवनिंग। हेलो तरन शर्मा, हेलो जानू, हेलो आलोक, हेलो रेनू राठौर, सब लोगों का स्वागत है बेटा। एक बार आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, शुरू करें। चलो भाई, आग वाग लगा देना, है ना, जैसा तुम लोगों का फेवरेट आग वाग लिखते हो तुम लोग, लिख के भेजते हो, ऐसा कर देना। चलो, तो आज के लिए हाँ, सबको गुड इवनिंग बेटा। मैं एक एक करके सबके कमेंट्स भी देखूंगा, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू भी कराऊंगा मेरे बच्चों, लास्ट में एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो सब लोग आ जाइए, स्टार्ट है। गुड इवनिंग। चलिए, रेडी है सब लोग? प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज देखेंगे वो देखेंगे, अच्छा इसको, ये लेक्चर नंबर 6 है प्यारे बच्चों, ठीक है, लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले हम लोग जो इस चैप्टर में देखेंगे वो देखेंगे पर्यावरण की समस्याएं, और उसके पहले कि क्यों, यानी ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पर्यावरण में अभी परेशानी बनकर है बैठी हुई हैं, जिनकी वजह से हम पर्यावरण को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ये बेसिक समझ होनी चाहिए कि हम आखिर इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक समझ होनी चाहिए कि आखिर हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं, हम पर्यावरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, पर्यावरण को एज अ चैप्टर और राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं, इस पर भी मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि अगर मान लीजिए हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ भी रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। सबको राधे राधे, सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण संबंधी समझौता और सम्मेलन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या दुनिया भर में कोई प्रयास हुए हैं, क्या कुछ समझौते हुए हैं, क्या उसको लेकर कोई पहले से प्यारे बच्चों कोई आम सहमति बनी है। तो इन चीजों के विषय में भी थोड़ा हम पढ़ने के प्रयास करेंगे, इन चीजों के विषय में भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में प्यारे बच्चों हम देखेंगे साझी संपत्ति तथा मूलवासी, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों की भी चर्चा करेंगे, है ना। पर्यावरण से रिलेटेड अगर कुछ आंदोलन हुए हैं, कुछ और एक तरह से कह सकते हैं कि जुलूस निकले हैं या प्रयास हुए हैं, या किन्हीं देशों में इस तरह के प्रतिकार हुए हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। सर इसके बाद बुक 1 का फुल मैराथन लेना, हाँ बेटा 100%, बिल्कुल मैराथन का टाइम आ चुका है ना। इसके बाद अभी देखिए वैश्वीकरण का चैप्टर है, उसके बाद हम लोग मैराथन। फिर एक बार अवनीश सर का वार, अरे वाह भाई वाह, क्या शानदार मुहावरे बना रहे हो तुम लोग। हाँ, पोल भी कराएंगे बेटा आज हम लोग, ठीक है, आज हम लोग पोल भी देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, बहुत शानदार। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बात यह आती है कि पर्यावरण की चिंता हो क्यों रही है, पर्यावरण की चिंता हो क्यों रही है। सबसे पहले तो बात यह है, ऐसा क्या हुआ कि पर्यावरण पर बातचीत होनी शुरू हुई है। प्यारे बच्चों, आप ये जानते हो कि 18वीं शताब्दी का जो समय था, जरा समझना इस बात को, 18वीं शताब्दी का जो समय था उसमें बहुत तेजी से दुनिया में औद्योगिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और खास करके दुनिया के प्यारे बच्चों जो विकसित देश थे, ठीक है, खास करके दुनिया के जो विकसित देश थे, जो आज विकसित हैं आज भी, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, इन लोगों ने खूब दबा के इंडस्ट्रीज का एक तरह से कह सकते हो कि उद्योग लगाए, और जब उद्योग लगाया जाता है तो आप जानते हो कार्बन का उत्सर्जन होता है, प्रदूषण होता है, सब कुछ हुआ। धीरे 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 प्यारे बच्चों ये महसूस किया जाने लगा कि अब पर्यावरण में समस्याएं बढ़ गई हैं। अब पर्यावरण में क्या हुई है प्यारे बच्चों, समस्याएं बढ़ गई हैं। प्यारे बच्चों, 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यहां सर आपने पहले बताया है। यूएनओ की एक एजेंसी भी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, इसके बारे में डिटेल यहां नहीं देखना है। और तो यूएनओ, यूएनईपी, इन लोगों ने भी धीरे धीरे यह कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो पर्यावरण को पर्याप्त खतरा पहुंचाया जा चुका है। और प्यारे बच्चों, 1972 में, 1972 में एक क्लब ऑफ रोम से रिपोर्ट छपी, ध्यान से समझिएगा, क्लब ऑफ रोम से एक रिपोर्ट छपी प्यारे बच्चों, जिस रिपोर्ट का शीर्षक था, क्या शीर्षक था प्यारे बच्चों, लिमिट्स टू ग्रोथ। समझिएगा इस बात को, क्या थी, लिमिट्स टू
ग्रोथ। आगे बात समझ में? क्या रिपोर्ट छपी प्यारे बच्चों कि भाई हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो हम ग्रोथ कर रहे हैं विकास के नाम पर दबा के जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगा रहे हैं उसकी भी कोई लिमिट है। हाँ हेलो बेटा, हेलो हेलो सबको सुन रहा हूं। नमस्कार सर जी, एक बार आपकी याद आ जाती है सुबह बुलडोजर। अरे अमित वर्मा बिल्कुल यार, क्या ही बात है, वो बुलडोजर क्लास भी होगी, डोंट वरी। तो 1972 में क्लब ऑफ रोम लिमिट्स टू ग्रोथ, ये क्या बताया इसने बताया, सुनो जागो नालायकों, इंडस्ट्री लगा रहे हो लेकिन इसके प्रभाव को तो देखो क्या हो रहा है। हाँ बेटा तुम्हारा कमेंट आ रहा है। और तब सबकी नींद खुली और धीरे धीरे क्या महसूस किया गया, महसूस किया गया कि कृषि योग्य भूमि अब कम हो रही है। सबसे पहला खतरा, अरे जीने के लिए कुछ खाना है, कैसे खाओगे जब कृषि के लिए भूमि नहीं रहेगी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में महसूस हुआ कि जिस जमीन पर आप खेती कर सकते थे अब वैसी जमीन बहुत कम बची है प्यारे बच्चों। जिस जमीन पर आप खेती कर सकते थे, क्योंकि जमीन या तो दूषित हो गई या जमीनों पर उद्योग और मकान बनने लगे हैं, लगातार जो है जनसंख्या बढ़ रही है, अब वैसी भूमि जिसपे कोई खेती हो सके वो बहुत कम बची है। तो एक तो ये समस्या। दूसरा, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 66 करोड़ लोग, स्वच्छ जल उनको नहीं मिल पा रहा, खास करके जो विकासशील देश हैं। ठीक है, जो विकासशील देश हैं वहां 66 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पानी शुद्ध पीने, अब तो और ज्यादा संख्या बढ़ गई। अब तो आपके देश में देखो ना, बचपन में आप लोग नल का पानी, ऐसे हम लोग तो क्रिकेट खेलते थे मुंह में नल लगा के पी लेते थे, अब तो स्वाद ही नहीं आता, अब तो सबको आरओ पानी चाहिए। और प्यारे बच्चों, लाखों लोगों की, बच्चों की मृत्यु हो रही है खराब पानी पीने की वजह से। अब सबका दिमाग ठनक गया। वनों की तेजी से कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। प्यारे बच्चों, जंगल कितने जरूरी हैं आप खुद सोचो। आपको लकड़ी चाहिए, जंगल की जरूरत है। अरे ऑक्सीजन लेते हो, वनों का या वृक्षों का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑक्सीजन देना। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? जंगलों में बहुत तरह की औषधियां, दवाइयां पाई जाती हैं, वो कहां से आएंगी? कौन देगा आपको लाकर? इसके अलावा जो बारिश होती है, आप लोग कक्षा 7-8 में पढ़े होंगे जल चक्र, वाटर साइकिल। बारिश में भी जंगलों का, वनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये वन को काटोगे तो प्राकृतिक संतुलन तो बिगड़ेगा। इसके अलावा जंगल एक और बहुत काम इंपॉर्टेंट करते हैं, जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। अब जब आप जंगलों को काटने लगे, वहां पे फैक्ट्री लगाने लगे, तो जो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसको कौन सोखेगा? हां जी, हां चल, उसको कौन सोखेगा? अब उसके कारण गर्मी बढ़ेगी, जिसको ग्लोबल वार्मिंग अभी मैं आगे बताऊंगा। तो जो पूरा का पूरा संतुलन है प्रकृति का, अगर ये वन काटे जाएंगे, तेजी से इनको हम काटेंगे, तो जंगलों का जो संतुलन है, जो प्रकृति का संतुलन है, वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो क्या देखा गया? कृषि योग्य भूमि कम हो रही है, स्वच्छ पानी पीने का लोगों को नहीं मिल रहा है, वनों की तेजी से कटाई हो रही है, इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। सर गुड इवनिंग सर, आई एम योर न्यू स्टूडेंट। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम। सर 7th क्लास में कोविड चल रहा था सर से अच्छा ठीक है। उसके बाद ओजोन की मात्रा में लगातार कमी आ रही है, बहुत बड़ी समस्या एक की है ओजोन। अभी मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक ओजोन जिसको O3 भी कहते हैं, एक ऐसा कह सकते हो कि परत है, एक ऐसी लेयर है जो आपको त्वचा के कैंसर, त्वचा की बीमारियों से बचाता है। अगर ये नहीं रहता तो बहुत सारी बीमारियां त्वचा की हो जाती। कैसे? अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये परत भी खतरे में आ गई है। अब सोचो आगे कहां जाके मरोगे। समुद्र तटीय प्रदूषण, ये देखो समुद्र के किनारे इतना प्लास्टिक का ढेर, इवन समुद्र के भीतर भी प्यारे बच्चों प्लास्टिक का बहुत बड़ा बड़ा टापू बनता चला जा रहा है। जिस समुद्र में मछलियां और शार्क आराम से घूमते थे, अब वो प्लास्टिक पी पी के, प्लास्टिक घोट घोट के मर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये जो समस्याएं हैं, प्रदूषण, चाहे वो जल का हो, वायु का हो, ध्वनि का हो, है ना, इसके अलावा जो आपका ओजोन परत का क्षरण होना, जंगल कटने के वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का बढ़ना, है ना, स्वच्छ जल की समस्या की परेशानी, ये सब जो चीजें देख रहे हैं आप, कृषि योग्य भूमि नहीं बची, ये पर्यावरण के सबसे बड़े बड़े खतरे हैं। आगे बात समझ में? सबसे बड़े बड़े खतरे हैं। और इसी कारण हमको क्या करना पड़ रहा है?
अध्ययन करना पड़ रहा है, पर्यावरण को देखना पड़ रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर जी एक बात बताओ, इसको तो भूगोल में पढ़ना चाहिए, हम पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब जो पर्यावरण है प्यारे बच्चों, पर्यावरण जो है वो राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, मुद्दा बन गया है। पर्यावरण के नाम पर दुनिया भर के नेता आपस में मिलते हैं, पर्यावरण के नाम पर सम्मेलन किए जाते हैं, पर्यावरण के नाम पर प्यारे बच्चों समझौते किए जाते हैं, पर्यावरण के नाम पर डिप्लोमेसी यानी कि सरकारों के बीच में लेन देन समझौते और मीटिंग्स हो रहे हैं। दुनिया भर के जो समझौते हैं वो नेता ही तो कर रहे हैं। कोई नेता कह रहा है कि हाँ ऐसा समझौता होना चाहिए, तब तक ट्रम्प चाचा आके बोल रहे हैं सब बकवास है, हम किसी समझौते में नहीं रहेंगे, हमको घाटा हो रहा है। दुनिया के जो विकसित देश हैं वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, विकासशील देश कहते हैं तुमने ही तो सब बंटाधार किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है पर्यावरण, इसलिए हम राजनीति विज्ञान के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। बिकॉज the problem of environment is not personal, is now political. That is why we are studying it in political science, मेरे प्यारे बच्चों। और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको तो पर्यावरण के ये सारे मुद्दे पता होने चाहिए, क्योंकि कल को आप आईएएस पीसीएस बनने वाले हैं, आपको भेजा जाएगा चलिए जाइए लंदन, वहां पे एक जलवायु सम्मेलन चल रहा है, जाके अपने देश का पक्ष रखिए। तो का कहबा नाई जन बताए बाबू, ई कहबा उन्हीं सर नहीं पढ़ाए थे हमको, हम नहीं जानते नालायकों। चलो तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सुना होगा तुमने इसका नाम, आज इसका डिटेल तुम समझ जाओगे, आज के बाद तुमको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जी पर्यावरण के बारे में भारत के सुझाव, हाँ अभी कराऊंगा बेटा, डोंट वरी, अपना नंबर दे दो। अरे अभी तुमको हम टेलीग्राम दे रहे हैं, टेलीग्राम पर भी लाइव आने वाले, डोंट वरी। अरे नंबर नहीं दिया जाता है, नंबर दोगे तो हमको भगा दिया जाएगा, नंबर मांगोगे तो। चलो ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब क्या है? इसका एक सिंपल मतलब क्या है, एक लाइन में क्या मतलब है? इसका मतलब है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि। ध्यान से समझो, ग्लोबल वार्मिंग का एक लाइन में क्या मतलब होता है? ग्लोबल वार्मिंग में एक लाइन का मतलब यह होता है प्यारे बच्चों कि सर आजकल तो ट्री को काटा जा रहा है बेटा, इसीलिए तो अपनी जिंदगी भी काट रहे हैं लोग, पेड़ों को काट रहे हो तो एक दिन खुद कट जाओगे। अब ध्यान से सुनो, पृथ्वी का जो औसत तापमान है, देखो इस पृथ्वी पर एक टेम्परेचर है जो रहने लायक है, जो जीवन को सुगम बनाता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। मान के चलो कि भाई 15 डिग्री से लेके और 50 मैक्सिमम 50-52 डिग्री तक के बीच का जो तापमान है पृथ्वी का, उस पर हम लोग जी लेते हैं कैसे भी करके। अब कहीं कहीं माइनस में भी है, ठीक है, कहीं कहीं जो है थोड़ा 60-70 भी हो सकता है, लेकिन वहां जनरली लोग रहते नहीं। अब सियाचिन में जाकर या अक्साई चीन पर जाकर बहुत लोग बसते नहीं है, केवल वहां फौजी बड़े हुए हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी का तापमान है, सोचो अगर हम इसको परमानेंट 0 कर दें या इसको परमानेंट 200 कर दें, क्या यहां जीवन संभव है? क्या कृषि पौधे सब रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यानी प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि भाई इतना तापमान यहां पर रहेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ये तापमान अचानक बढ़ने लग जाए, अचानक इसमें वृद्धि होती चली, आप खुद सोच के देखो कि आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह तापमान हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ता जाए, तो आने वाले समय में क्या होगा? वहां की जल की व्यवस्था, वहां का कृषि यानी खेती, वहां का सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारी पृथ्वी का कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वो क्यों बढ़ रहा है और उसके फिर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। देखो ध्यान से समझो, मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, सॉरी ये आपका सूर्य है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है? सूरज चाचू जागे, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये आपकी क्या है? पृथ्वी। ये क्या है प्यारे बच्चों? पृथ्वी। अब मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह साधारण भाषा में समझाता हूं, साइंटिस्ट नहीं बनाना है आपको, समझाना है केवल। सर आज सवतर कहां गया, आप ऐसे मस्त लगते हैं। चलो स्वेटर बेटा आज नहीं पहना हूं मैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इस सूर्य से प्यारे बच्चों, इस सूर्य से कुछ किरणें पृथ्वी पर आ रही है, ठीक है। इस सूर्य से कुछ किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। अब जब पृथ्वी पे आ रही हैं तो एक यहां पृथ्वी का कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये किरणें फिर वापस भी टकरा के जाती है। ये यहां से टकरा के ये जो गर्मी है ये वापस भी जाती है। अब जरा एक बात समझो, अगर सूर्य से जितनी गर्मी आ रही है वो सब वापस चली जाए तो सूर्य क्या हो जाए, पृथ्वी क्या हो जाएगा? एक बर्फ का गोला बन जाएगा, क्योंकि कोई गर्मी नहीं रहेगी, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ये,
है ना, बिल्कुल ठंडा, या हो सकता है दिन में गर्म और रात को एकदम बर्फ हो जाए। तो अब इससे क्या होता है, प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने यहां पे कुछ वायुमंडल में गैसेस दे दिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन O3 बोलते हैं, जैसे मीथेन, ठीक है, अलग अलग मात्रा में कुछ गैसेस यहां दे दी। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो कि पॉइंट कुछ में है ना, अगर ऑक्सीजन 21 के आसपास है वो दशमलव में है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जितना गैस यहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, उतना पृथ्वी पर गर्मी बचाने के लिए जरूरी है। मतलब क्या होता है, ये गैसेस कुछ गर्मी को रोक लेते हैं और बाकी गर्मी फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन जितना पृथ्वी के लिए जरूरी है ना, उतनी गर्मी वो लोग रोक लेते हैं, है ना। हाँ, जितना पृथ्वी के लिए जरूरी है उतनी गर्मी। सर प्लीज एनसीईआरटी का एकदम छोटे से छोटे बातों को भी बता दीजिए कि ठीक है बेटा, ओके गोपाल। तो जितनी पृथ्वी के लिए जरूरी है उतनी गर्मी रोक के बाकी गर्मी को छोड़ देते हैं। लेकिन भैया हम लोग तो हैं आदमी, हम लोग हैं लतखोर, है ना, सीधी बात यह है। पिटौर जानते हो, देसी भाषा में पिटौर, बिना पिटाए बात न माने, वही वाला। हम लोगों ने क्या किया, तुमको अच्छे से नहीं रहने देंगे पृथ्वी। हम लोगों ने यहां उद्योग लगा दिए, इंडस्ट्री लगा दी। हम लोगों ने यहां क्या कर दिया, गाड़ी घोड़ा, ठीक है, रेल सब चला दिया और खूब धुआं छोड़ा, खूब कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, खूब मीथेन निकाला। अब ऑलरेडी प्यारे बच्चों, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है पेड़, पेड़ को काट रहे हैं, लो भैया पेड़ को काटे जा रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ाने लगे। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, खूब उद्योग लगाए, उससे कार्बन निकाला, टायर जला रहे हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, खूब। और जो पेड़ थोड़ा सोखता, पेड़ को भी काटे जा रहे हैं, मतलब एकदम बर्बाद करके छोड़ेंगे, किसी हाल में जिएंगे नहीं। बिकॉज वी आर सिविलाइज्ड, वी नीड इंडस्ट्रीज मैन। नालायक को थप्पड़ मारो अंग्रेजों को। तो अब यहां क्या हुआ, यहां पर सीधे से ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धि के कारण, ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ेंगे तो गर्मी और रुकेगी, वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। अच्छा, उसमें खास करके कार्बन सबसे मेन होता है, कार्बन उत्सर्जन सबसे ज्यादा इसमें होता है, कार्बन उत्सर्जन। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अब सोच के देखो, इसका प्रभाव बहुत बहुत ही खतरनाक है। जब पृथ्वी का तापमान पहले से ज्यादा बढ़ेगा प्यारे बच्चों, सर मैं कब से क्लास में हूं, मेरा कमेंट जा, हाँ बेटा आपका कमेंट जा रहा है बेटा, ठीक है। देव नारायण प्रसाद, बेटा मैं बीच बीच में कमेंट कम पढ़ रहा हूं ताकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ध्यान से सुनिए। इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव यह होगा कि पहले बर्फ पिघलेगी। देखो बुक में इतना डिटेल नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि जीवन भर ये आपके काम आने वाला टॉपिक है। ये सब एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आईएएस पीसीएस तक में पूछता है। जब बर्फ पिघलेगी प्यारे बच्चों तो क्या होगा, समुद्र में बर्फ पिघल के गिरेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, है ना। समुद्र का जब जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, समुद्र के किनारे वाले जितने देश हैं, भाई मालदीव, भाई कराची उराची, मुंबई मुंबई सब डूब जाएगा, न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क सब काम खत्म, सब डूब जाएगा। और जब डूब जाएगा तो सोच लो, अच्छा यही नहीं, देखो इसमें बहुत खतरनाक तरीका है। एक तो आपके पृथ्वी का जो पूरा संतुलन है वो बिगड़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, शहर डूबेंगे। जल के जो जीव हैं, जलीय जीवों को कितना खतरा होगा। पानी, अब जैसे आप रह रहे हो एक नॉर्मल टेम्परेचर में, जब उनका भी टेम्परेचर जब बढ़ेगा या घटेगा, पानी और गर्म होगा या पानी और ठंडा होगा, कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो जल के जीव मरेंगे, जल के अंदर का जो पौधा है वो खराब होगा, है ना। सारी चीजों पर निगेटिव इफेक्ट आएगा। आपकी पृथ्वी पे गर्मी और बढ़ेगी, इसीलिए पसीना पोंछ रहे हो पहले आराम से। अब तो धूप भी बर्दाश्त नहीं होती है पहले जैसे, इसलिए ये एक खतरनाक समस्या है। इसको रोकने का तरीका क्या है, रोकने का तरीका है कार्बन उत्सर्जन में कमी। आगे मैं बताऊंगा कुछ समझौते जो हुए हैं उसके बारे में। हां बेटा आदित्य, इसके बाद हम लोग एक समस्या देखेंगे, ओजोन क्षरण, यानी ओजोन परत में छेद। ओजोन परत में छेद क्या है ये, देखो जैसे मान, अब इसको भी जरा समझना प्यारे बच्चों। यहां पर है आपका सूर्य सन, और यहां पर है आपकी पृथ्वी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो कि सूर्य से पृथ्वी पर कुछ किरणें आती हैं, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आ रही हैं। अब यहां इस किरण में, यहां बीच में एक परत होती है बेटा गैस की, जिसको बोलते हैं O3 या ओजोन।
और ये क्या करती है? यूवी रेज, यूवी किरण, जिसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट, या जिसको हिंदी में कहते हैं पैरा बैगनी किरणें। पैरा बैगनी किरण को क्या करती है प्यारे बच्चों? यहां पे रोक लेती है, आने नहीं देती है। पृथ्वी, सूर्य से प्यारे बच्चों, ठीक है, सूर्य से, ध्यान से सुनना, सूर्य से किरणें आ रही हैं, लेकिन कुछ खतरनाक किरणें भी उसमें शामिल हैं, जिसे पैरा बैगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं। वो किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएं, वो किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएं, तो हमारे जो शरीर है, हमारा जो स्किन है, उसमें बड़े बड़े छाले पड़ जाएंगे, उसमें बड़े बड़े एक तरह से घाव बन जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो प्रकृति ने तो व्यवस्था कर दी कि ठीक है भाई न आए, यहीं पे रोक दिया। लेकिन मैंने क्या बताया, हम लोग हैं पिटौर, लतखोर। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बनाया फ्रिज, हम लोगों ने बनाया एसी, और एक गैस निकाला उसमें से। कौन सा गैस? CFC, जिसको कहा गया क्लोरो फ्लोरो, बेसिकली ठंडा करने वाली चीजों में था कार्बन। और ये CFC ने क्या किया? ये CFC जाके इसको छेद कर रही है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है? इसलिए तो अब सनस्क्रीन भी लगा सनस्क्रीन से भी काम नहीं चलेगा। अब इसमें छेद करना शुरू किया। एक अंटार्कटिका में जाकर ये छेद हो भी गया है। अंटार्कटिका, संजोग से वहां पे लोग नहीं है, अंटार्कटिका के ऊपर प्यारे बच्चों छेद हो भी गया है। अब देखो भैया, ये जो यहां पे छेद हुआ है, अगर इसी तरह पूरी धरती पर छेद हो जाए, ओजोन सिकुड़ जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? खैर, अरे कहीं नहीं जाना है, एसके बेटा बैठे रहो। तो अब ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा खतरा है। आगे देखेंगे क्या इसको लेकर कोई काम किया गया। तो मैंने आपको कुछ पर्यावरण के विशेष खतरे इसके बारे में बताया कि भैया ओजोन का खतरा, वैश्विक ताप के बढ़ने का खतरा, प्रदूषण का खतरा, स्वच्छ जल के न होने का खतरा, ये पर्यावरण में गंभीर विषय बने हुए हैं, पर्यावरण में गहरी समस्या बने हुए हैं। सर जी, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वालों को आप कैसे पहचानेंगे? बेटा लिस्ट आती है यूपी वगैरह में, मैं तो गोबर लगाता हूं फूल पर नालायको। चलो, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तरफ चलेंगे कि सर ये बताओ, ये तो ठीक है आपने समस्याएं बता दी, पर क्या इस दुनिया के महान लोगों ने कोई प्रयास भी किया है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि सबसे पहले 1972 में, जैसे मैंने आपको बताया, एक क्लब ऑफ रोम, ठीक है, क्लब ऑफ रोम के तरफ से एक प्यारे बच्चों एक टाइटल छपा, लिमिट्स टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ, कि भैया ग्रोथ में कुछ लिमिट है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। और पहली बार यूनाइटेड नेशंस के ही द्वारा, यानी यूएन के द्वारा, यूएन के तत्वाधान में एक सम्मेलन किया गया, ठीक है, और उस सम्मेलन का क्या नाम था? स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया, दुनिया के 150 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए। यह पहला अंतरराष्ट्रीय इस तरह का सम्मेलन था, ठीक है, पर्यावरण पर, पहला सम्मेलन पर्यावरण पर। और यहां पर पर्यावरण के संरक्षण को लेकर क्या भी बातचीत हुई, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर। भाई क्या भाई, हाथ जोड़ना पड़ेगा, हमको बचाना पड़ेगा, अब पर्यावरण के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जिन नालायकों ने 200 साल से पर्यावरण को खराब कर दिया था, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने फैक्ट्री चला चला के, अब कहने लगे यार अब देखो ऐसा है ना, अब पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे देश अब आजाद हो चुके थे, वो अपना विकास करना शुरू कर चुके थे, विकासशील देश बन गए थे। तो इनको लग रहा था भाई अब तो ये भी लोग भी कार्बन निकालेंगे, तो अब कुछ करना पड़ेगा। बात शुरू हो गई। प्यारे बच्चों, इसी बीच में ये स्टॉकहोम सम्मेलन तो चल ही रहा था। 1987 में, 1987 में प्यारे बच्चों, ठीक है, एक और रिपोर्ट आई, ब्रटनलैंड रिपोर्ट, ब्रटनलैंड रिपोर्ट आई, ठीक है। और इसका भी एक शीर्षक था प्यारे बच्चों, और इसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। अंग्रेजी में कहा गया आवर कॉमन फ्यूचर,
आवर कॉमन फ्यूचर। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इसमें आया? इसमें सबसे पहली बार बात की गई टिकाऊ विकास की या सतत विकास की। मैंने इस रिपोर्ट में एक विकल्प दिया गया कि देखो ऐसा है, पर्यावरण को अगर हमें बचाना है ना तो हमको क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण को अगर हमें बचाना है तो हमें सतत विकास की तरफ जाना पड़ेगा। सर अंटार्कटिका में कैसे हो गया यहां तो हाँ, एक बच्चा कह रहा सर एक बात बताओ, अंटार्कटिका में तो फ्रिज नहीं है, वहां कैसे छेदोगे? अरे भाई गैस उड़ के ऊपर जा रही है, वो कहां जाके छेद करेगी उसको तुम रोक थोड़ी पाओगे। पृथ्वी तो घूम रही है, पृथ्वी से गैस निकला, वो कहीं गई किसी के, फिर कहीं किसी चीज के ऊपर छेद हो जाएगा, उसमें क्या है? तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं से निकली है। सर हिंदी अध्यापक नाम से चयन, अच्छा लो भैया, हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक बात, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए अब प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब ये सतत विकास का अर्थ क्या है जरा ये भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सतत विकास किसे कहते हैं? अब ये देखो भूगोल वालों, अर्थशास्त्र वालों, सबके काम आएगा सतत विकास। सर जी अगर मैं प्री बोर्ड में टॉप करूं तो हाँ बिल्कुल मिलेगा, प्री बोर्ड में टॉप करिए आपको जरूर गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों सतत विकास क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, भविष्य की संभावनाओं तथा संसाधनों का नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान का विकास। क्या है सतत विकास भाई? सतत विकास का मतलब यह होता है कि हम भविष्य की संभावनाओं और संसाधनों को नुकसान ना पहुंचाएं और वर्तमान का विकास करें। भाई तुमको आज जो विकास करना है करो। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, क्या रिपीट करना है बेटा? लव तिवारी क्या रिपीट करना है? सर जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं को, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ नहेला विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया यार, क्या शानदार मेरे स्टूडेंट हैं, इतनी सीरियस पढ़ाई। यही इसी पे जब कोई कहता है ना आर्ट्स के बच्चे सीरियस नहीं है तो मन करता है काटूं, देखो नालायकों क्लास चल रही है यहां मजेदार। चलो तो जब हम क्या करते हैं, भविष्य के संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाते, भविष्य के लोगों को भी जीवन जीने के लिए छोड़ते हैं उनके लिए, और तब अपना विकास करते हैं। अब जैसे तुम स्कूल से आए, तुमको भूख लगी है और तुम्हारा भाई 1 घंटे बाद आएगा, तुमने उसका भी उठाया और रेल लिया, छोड़ो वो क्या खाएगा, नहीं भाई ऐसा मत करो, 2 रोटी खाओ, 2 रोटी उसके लिए भी छोड़ो। ये है सतत विकास। और देखो हमारे देश की तो संस्कृति में ये है, तुम याद करो तुम्हारे घर में क्या बोला जाता है, जब एक मिठाई रहती है तो मम्मी क्या बोलती है? 2 रखा है, एक ठो खा लो, एक छोड़ दो बाबू के लिए, एक छोड़ दो बहनी के लिए, बोलती है ना। हमारे तो खून में वो शामिल था, मगर अंग्रेजों ने ये नहीं सोचा, उन्होंने, और आज लगभग दुनिया भर में यही हो रहा है, हम भविष्य की चिंता नहीं करें, हम क्या करें, आज ही की चिंता करते हैं। लेकिन सतत विकास क्या है प्यारे बच्चों? भविष्य की चिंता करना। आफम खान बेटा नाम ले लिया, ठीक है, जोश आ जाएगा अब आफम खान कह रहा सर नाम ले लो जोश आ जाएगा। चलो तो इसको सतत विकास कहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात और बताऊं, 1987 में ही एक और समझौता हुआ जिसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और याद रखना ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के संरक्षण के लिए हुआ, ठीक है, ओजोन क्षरण के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल। सर 18 फरवरी से एग्जाम है, बढ़िया ठीक है, बढ़िया ठीक है, ठीक है ठीक है। चलिए नीचे से सर अब तो टॉप ही कर दूंगा चलो तो 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण संरक्षण के लिए किया गया कि कैसे ओजोन को बचाया जाए। बाद में सीएफसी गैस की जगह पे एचएफसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लाया गया, है ना। तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा एक बात समझो कि अब 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन,
87 में आया सतत विकास का मामला। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के ठीक 20 साल बाद प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट 1992 आया रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन जिसको कहा गया प्यारे बच्चों पृथ्वी सम्मेलन। क्या कहा गया? पृथ्वी सम्मेलन। अंग्रेजी में कहा गया अर्थ समिट। अर्थ समिट 1992 में प्यारे बच्चों पृथ्वी सम्मेलन कराया गया। और यह कहां हुआ? ब्राजील के शहर रियो में, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन कहा गया। ब्राजील के शहर रियो में 170 देशों ने इसमें भाग लिया। ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। और वहां के महासचिव थे उस समय बुतरस घाली। उन्होंने प्यारे बच्चों क्या किया? इसका उद्घाटन किया। और यहां प्यारे बच्चों विशेष रूप से पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई। जून में यह कॉन्फ्रेंस कराया गया, जून 1992 में। प्यारे बच्चों यहां पर इसी 1992 में UNFCCC लाया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। इसका फुल फॉर्म पूछता है भाई, लिख लो, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण बदलाव पर संयुक्त राष्ट्र का ढांचागत न्यायाचार। ठीक है, ये UNFCCC के नाम से पूछा था। यानी एक तरह का नियम कानून लाने की बात की गई, एक तरह का प्यारे बच्चों एक रूल बनाने की बात की गई कि हम ऐसे ऐसे पर्यावरण को बचाएंगे। प्यारे बच्चों यहां पर बात की गई कि सतत विकास को अपनाया जाएगा। सतत विकास को अपनाया जाएगा। सतत विकास क्या है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, थोड़े दिन पहले ही सतत विकास आया था। तो यहां पर चर्चा की गई कि प्यारे बच्चों सतत विकास ही अपनाया जाएगा। हां दिव्या बेटा, प्यारे बच्चों यहां पर तय किया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है भाई, याद हो रहा है? मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, इसीलिए रटना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, यहां पर तय किया गया। आ रही है बात समझ में? प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज बताई गई कि साझा किंतु अलग प्रयास। यहां कहा गया कि देखो भाई, सबको मिलकर साझा एक साथ प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सबके प्रयास अलग अलग होंगे। यहां पर विशेष रूप से बात की जा रही थी विकसित और विकासशील देशों के बारे में। देखो एक बात यहां पर क्लियर कर लो, पर्यावरण पर एक मतभेद है पूरी दुनिया में। पर्यावरण पर यह बात तो है कि चलो ठीक है भाई, सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना चाहिए सॉरी, लेकिन एक मतभेद भी है। मतभेद यह कि देखो विकसित देश जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, आप जानते हो विकसित देशों को कहा जाता है ग्लोबल नॉर्थ, माने उत्तर के देश। और जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ, माने ये दुनिया में दक्षिण हिस्सा है। अब विकासशील देश ये कहते हैं कि भैया तुम लोगों ने पहले ही बहुत बेड़ा गर्क कर रखा है विकसित देशों से। बेटा अभी मैं कमेंट आपके नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ी देर में आपके जवाब दूंगा, देख रहा हूं सबके में। तो जो विकासशील देश हो ये कहते हैं कि तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारी अलग है। अलग प्रयास या अलग जिम्मेदारी कह लो, अलग जिम्मेवारी है ना। ये कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी अलग है, तुम ज्यादा पैसा खर्च करो। हम कैसे करें? विकासशील कहते हैं भाई हम तो अभी अभी औद्योगिक देश बनने जा रहे हैं, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हमको सामान बनाने हैं, हमको उद्योग आगे आगे करना है, ठीक है, हमको जो है अपनी इंडस्ट्रीज को विकसित करना है। हम कैसे अभी गैस जो है कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे? हम कैसे पर्यावरण को बचाने का ठेका ले रखेंगे? तुम बचाओ, तुम पैसा खर्च करो, तुम क्लीन एनर्जी के बारे में सोचो, तुम नई नई टेक्नोलॉजी लाओ। और ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम भी बचाओ हम भी बचाएंगे, विकसित देश अपनी बात करते रहते हैं। तो यहां पर्यावरण सम्मेलन में एक बात हुई कि ठीक है भाई सबकी जिम्मेदारी है, साझा माने सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबका प्रयास और जिम्मेवारी अलग अलग होगी। यहां पर कहा गया कि सभी देश
सभी देश कानून बनाएं, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं। ये प्यारे बच्चों, यहीं पर लाया गया एजेंडा 21। क्या लाया गया? एजेंडा 21। एजेंडा 21 माने 21वीं शताब्दी। देखो 1992 में चल रही थी 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी आने वाली थी 2000 में। तो कहा गया कि 21वीं शताब्दी में पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसका एक एजेंडा लाइए। आगे बात समझ में? एजेंडा 21 लाया गया कि हम 21वीं शताब्दी में अपने पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए। अरे बात समझ में? 21वीं शताब्दी में हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, इसका एक प्रयास किया जाए। और इसलिए क्या लाया गया? एजेंडा 21 लाया गया। तो पृथ्वी सम्मेलन ये एक ऐसा सम्मेलन है प्यारे बच्चों, जिसके बारे में आप बोर्ड, सीयूईटी, बैंकिंग, आईएएस, पीसीएस, फलाना ढिमकाना चिलाना सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैं अब नहीं बात करूंगी तुमसे सच। अरे नालायकों, यहां कट्टी मिट्टी मत करो, पढ़ाई करो यहां। चलो, इसके बाद एक समझौता और हम देख लेते हैं। एक दो और चीजें जो आपके ध्यान में रखनी है, वो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो कि जापान में है प्यारे बच्चों, वहां पर एक समझौता हुआ। और प्यारे बच्चों ये किया गया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए। जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, अभी मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से क्या हो रहा है? वैश्विक ताप में वृद्धि हो रही है। तो इस वैश्विक ताप में वृद्धि को प्यारे बच्चों रोकने के लिए जो सम्मेलन किया गया, वो क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। माफ करिए, जो समझौता हुआ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। यहां पर दो तरह की बात आई। यहां जो विकसित देश थे, इनको लक्ष्य दिया गया, टारगेट दिया गया 6% कम करने के लिए, 5% कम करने के लिए। और जो भारत जैसे विकासशील देश थे, चीन, भारत, इनको कहा गया ठीक है भाई, तुमको टारगेट नहीं देंगे, तुम नजर रखो कि तुम कितना उत्सर्जन कर रहे हो, इस पर नजर रखो, कोशिश करो कि यह उत्सर्जन कम हो जाए। आगे बात समझ में? सर जी इंपॉर्टेंट बता, बेटा मैं इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, मैराथन में फिर एक साथ करा दूंगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको वैसे इतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन मैं समझा दिया। ये 1997 में हुआ। ये इसलिए हुआ कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। सीधी सी बात, ठीक बात है, विकसित और विकासशील देशों में। ठीक है, इसके साथ आपको एक और ध्यान रखना है, 2015 का पेरिस जलवायु सम्मेलन, पेरिस जलवायु सम्मेलन। अच्छा, यहां मैं आपको साथ में बताते चलता हूं कि जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसको भारत ने कब स्वीकार किया? भारत ने इसको अनुमोदित किया 2002 में। ठीक है, इसी तरह ये पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में हुआ। और ये भी क्यों था? पर्यावरण संरक्षण के लिए। सीधी सी बात है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कहते हैं। ये एक मीटिंग का नेम होता है कि कॉन्फ्रेंस जो है 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। वो खैर इतना फिर कह रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं जाना है। पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, और भारत ने ये जो समझौता है ना, भारत में जो समझौता अनुमोदित हुआ, ठीक है, ये 2016 में, भारत ने 2016 में इसको एक्सेप्ट किया। 2015 में एक और बड़ी अच्छी घटना घटी, जो मैं आपको बता देता हूं, आगे एक तरह से काम आएगा, या आपको कभी जानकारी हो कि भारत ने इसी सम्मेलन के दौरान 2015 में ही भारत और फ्रांस ने मिलकर एक नया शुरुआत किया। उसको बोला गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए। भारत इसका बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हो कि इनिशिएटर है, या इसको लीड करता है। भारत और फ्रांस मिलकर करते हैं। ठीक है, और इसको आईएसए कहा जाता है। इसको कहता है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। बस नाम ध्यान रखिए आप, सौर गठबंधन। और ये क्यों होता है, ये क्यों किया गया? विशेष रूप से जो सौर ऊर्जा है, जो सनलाइट की एनर्जी है,
उस सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए, सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया गया। ठीक, इतने अलायंसेस को आपको ध्यान रखना है। अगर प्यारे बच्चों मैं यहां पर आपको यह बात करूं कि एक मिनट, यहां पर मैं थोड़ी सी भारत और पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करूं तो साथ पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर दूसरे टॉपिक। प्यारे बच्चों आप ये समझो 1972 में, अच्छा, भारत हमेशा समर्थक है कि पर्यावरण संरक्षण को बचाया जाए। ठीक है, भारत में तो पर्यावरण की पूजा होती है। भारत तो लगातार कहता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप ऋषि, हमारे यहां तो वृक्षों तक की पूजा होती है ना। एक कंसेप्ट है प्यारे बच्चों, अभी आगे बताऊंगा देवस्थान का। भारत ने 1972 में क्या किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून बनाया। ठीक है, भारत ने 1986 में क्या किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एक और कानून बनाया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, यह कानून बनाया। भारत ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया, कैसे ऊर्जा को बचाया जाए, कैसे एनर्जी को बचाया जाए ताकि ज्यादा प्रदूषण ना हो। 2003 में प्यारे बच्चों हम लोगों ने बिजली अधिनियम को अपनाया, और खास करके बिजली अधिनियम में स्वच्छता से बिजली बनाने की, जैसे देखो एक होता है कोयला से बनाना, प्रदूषण करना, पानी का इस्तेमाल अधिक करना, और एक ऊर्जा बिजली बनाने के नए तरीके हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर एनर्जी से ऊर्जा बनाना, पवन चक्की, यानी जिससे जो जिसको हम कहते हैं ना कि बेटा हवा से जो चक्की घूमती है उससे ऊर्जा निकलती है, उसको बनाना। ठीक है, उससे ऊर्जा बनाना, टाइडल एनर्जी जो ज्वार भाटा आता है उससे बिजली बनाई जाए, माने कोयले का इस्तेमाल कम हो, प्रदूषण से बिजली कम बने, इस तरह की चीजें करना है ना। भारत ने अपने यहां क्या किया है, ऑटो फ्यूल पॉलिसी, ऑटो फ्यूल पॉलिसी मतलब हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ जाएंगे, ये ना ऊर्जा संरक्षण में भी था स्वच्छ ऊर्जा। हम पेट्रोल डीजल की जगह, जैसे आपने देखा होगा भारत सीएनजी का इस्तेमाल अब कर रहा है। आप भारत में पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाया जा रहा है ताकि स्वच्छ ऊर्जा निकले। मैं स्पेशल जानकारियां भी दे रहा हूं जो आपके बुक में नहीं भी है। तो भारत में ऑटो फ्यूल, इसके अलावा भारत में बायोडीजल, बायोडीजल का भी कंसेप्ट लाया गया। मतलब जो बहुत सारे जो प्रकृति में चीजें, जैसे गोबर हो गया, धान की परालियां हो गई, उससे डीजल बनाना, सीएनजी बनाना ताकि प्रदूषण कम हो, स्वच्छ ऊर्जा निकले, है ना। इस तरह के जो ईंधन है, ऐसे ईंधन का प्रयोग किया जाए। भारत ने अपने यहां, आप जानते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद बहुत सारे हमने नेशनल पार्क बनाए हुए हैं, बर्ड सेंचुरी जिसमें पक्षियों को संभाल के रखा जाए, ये बनाया है। और भारत कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। भारत कहता है कि हम कितना भी उत्सर्जन करेंगे तो भी हम बहुत कम रहेंगे। जब 2000 में हम 0 कुछ उत्सर्जन करते थे पूरी दुनिया का, और 2030 तक भी हम केवल 3% ही उत्सर्जक रहेंगे, बहुत बड़ा कोई छलांग नहीं आएगा। और भारत एक विकासशील देश है। देखो आपको भारत का तर्क भी रखना है कि भारत एक विकासशील देश है बेटा, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा बेटा, है ना। भारत को अभी अपने उद्योग, औद्योगिक चीजें, इन सब का विकास करना है। भारत अभी ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ छोड़ के और भारत जो है बस सीधे सीधे आप ये समझ लो कि केवल स्वच्छ ऊर्जा की तरफ चला जाए, उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन बंद कर दे, ऐसा भारत नहीं कर सकता। भारत ने, मैंने पीछे बताया, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन 2002 में कर दिया कि ठीक है हम कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान रखेंगे। भारत ने जो है क्या नाम है, पेरिस जलवायु समझौते में भी अपना अनुमोदन कर दिया कि ठीक है हम पर्यावरण को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले ही मैंने बता दिया कि सौर ऊर्जा, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा की शुरुआत भारत ने की है ना, कि कैसे उस सौर गठबंधन की शुरुआत की है कि कैसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे देश जो जहां अच्छी सूर्य की रोशनी है। अब देखो भारत में कुसुम योजना एक चल रही है बेटा, ये मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब सौर ऊर्जा से कैसे हम ये चला सकते हैं, जो है ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं। हर घर सौर ऊर्जा के लिए अभी स्कीम चल रही है कि छतों पे सोलर पैनल लगाए जाए और उससे ऊर्जा और बिजली निकाली जाए। ये सारी स्कीम भारत में बहुत तेजी से चल रहे हैं।
आगे बात समझ में? सर आपको बिलीव कैसे होगा कि मैंने टॉप? बेटा स्कूल का मार्कशीट दिखा देना, नहीं तो तुम मुझे कुछ बोलती हो, मैं देखता तुम्हारी आईडी पहचानने। स्कूल में मार्कशीट लेके अपने पेरेंट्स के साथ फोटो, बहुत चीज हम करेंगे, प्री बोर्ड हो जाने दीजिए, आपको बताएंगे। चलिए, तो ये प्यारे बच्चों एक एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो हम चलने वाले हैं, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, साझी संपत्ति। ठीक है, आग, यहां तक सबको क्लियर है तो आग लगाओ भाई, यहां तक सबको क्लियर है तो आग लगाओ, लास्ट में एमसीक्यू करने वाले हैं हम लोग। यहां तक सबको क्लियर है, जल्दी बताइए। क्लियर है? चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। साझी संपत्ति मतलब जिस पर समस्त मानव जाति का अधिकार हो, जिस पर जिस पर समस्त मानव जाति का अधिकार हो। ठीक है, ऐसी संपत्तियां प्यारे बच्चों जो किसी एक की नहीं हो, समस्त मानव जाति की हो। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक वादा किया था ना कि संविधान पर एक क्लास लूंगा। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थर्सडे को, यानी 4 तारीख को 3:30 बजे आप लोगों का संविधान स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, थर्सडे को 3:30 बजे वो क्लास लग गई है, जाके लाइक कर लेना, मेरे ख्याल से लग गई है, देखनी पड़ेगी एक बार। तो इसी थर्सडे को 3:30 बजे संविधान के टॉप 50 सवाल होंगे, और उसमें जो टॉप विनर 3 रहेंगे उनको कुछ प्राइज भी दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए टॉप सवाल जो आपके बोर्ड में आते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, संविधान पर आपकी कितनी जानकारी है, वो हम सब करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए, आइए अब आगे चलते हैं। सर इसके बाद वाले ईयर में भी प्री बोर्ड टॉप करने के हाँ बेटा बिल्कुल जानवी, और जो संविधान वाली क्लास है वो 11th क्लास के लिए भी है, क्योंकि 11th में बहुत आएगा। चलिए अवनीश सर, मैं भी अपनी आईडी का नाम दुखी बच्चा करूंगा। कोई दुखी बच्चा नहीं करेगा, सब अवनीश सर के शेर है, सब अवनीश सर के शेयर कर देना, ठीक है, या अवनीश सर का गैंग। आगे बात समझ में? सब अपनी आईडी कर देना। चलो, साझी संपत्ति जिस पर समस्त मानव जाति का अधिकार हो। अब देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके घर में आप देखते होगे कि सबके लिए एक एक कमरा होता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो सबका है, जैसे किचन। जैसे प्यारे बच्चों, आपका जो गेस्ट रूम है या हॉल है, उसमें क्या होता है, उसमें सभी लोगों का अधिकार होता है, वो किसी एक का नहीं होता। लेकिन समस्या क्या है, जिम्मेवारी कोई नहीं उठाता, जिम्मेवारी न उठाना। जैसे प्यारे बच्चों, दुनिया में अंटार्कटिका, वहां कोई नहीं रहता है, वो सबका है, सब उस पर अपना क्लेम कर रहे हैं। समुद्र, खुला समुद्र जो है ना, खुला समुद्र। आगे बात में अंतरिक्ष, अब ये क्या है, ये किसी एक कंट्री का नहीं है, सभी चाहते हैं वो मेरा हो जाए, परंतु सब इसको गंदा कर रहे हैं, और कोई उसको खुश नहीं कर रहा, कोई इसको सफाई नहीं कर रहा, कोई इसकी स्वच्छता और संरक्षण की बात नहीं कर रहा। अंटार्कटिका में आप जानते हो, अंटार्कटिका बर्फ का है पूरा, लेकिन वहां प्राकृतिक संसाधन बहुत है, इसलिए सबके लाट टपक रहा है, सब जाके कब्जा करना चाहते हैं, और उसको गंदा भी कर रहे हैं। इसको बचाने के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए एक अंटार्कटिका समझौता भी हुआ है, अंटार्कटिका समझौता 1959 में, कि भैया उसको लेकर कि कैसे उसको ठीक रखा जाए, कैसे उस पर एक तरह से युद्ध की स्थिति न बनाई जाए। तो साझी संपत्ति के बारे में आपको इसलिए बताएगा, आपको पता है अंतरिक्ष में सारे देश उपग्रह छोड़ते हैं, बाद में वो उपग्रह वहीं टूट के कचरा बन के घूमते रहते हैं। तो ऐसा ना हो जाए प्यारे बच्चों कि जिस संपत्ति को हम अपना समझ रहे हैं, हम समझ तो सब अपना रहे हैं, पर उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। तो इसलिए साझी संपत्ति के बारे में चर्चा यहां पर की गई है। एक ऐसी संपत्ति जो किसी एक देश की नहीं, समस्त मानव जाति की होती है, उसको साझी संपत्ति कहते हैं। एक कंसेप्ट है मूलवासी, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ने 1982 में इसकी परिभाषा दी थी। मूलवासी किसे कहा जाता? जिसके वंशज बहुत सालों से कहीं रहते हो, मतलब
बहुत पुराने लोग जिनके वंशज आज भी वहां पे रह रहे हैं वो मूलवासी हैं, जिसको कहते हैं कि असली वासी, मतलब बहुत पुरानी कोई लोग या सभ्यता थी, उसके वंशज आज तक वहां रह रहे हैं। भारत में प्यारे बच्चों इनको क्या कहा जाता है? भारत में इनको कहा जाता है जनजाति या आदिवासी। आपने कई बार सुना होगा जनजाति या आदिवासी। भारत में इनको बचाने के लिए आरक्षण भी दिया गया है नौकरियों में, है ना, शिक्षा संस्थाओं में। हम अंग्रेजी में इसको एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। बात समझ आ रही है? इनके लिए एक काउंसिल भी बनी 1975 में, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल। ये 1975 में बनाई गई, इन लोगों को बचाने के लिए। अब सवाल यह कि सर इनका पर्यावरण से क्या लेने देना है? इनको हम पर्यावरण के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? इनको पर्यावरण के चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरण के साथ जीते हैं, पर्यावरण के करीब, ठीक है, इनके संरक्षक। भाई देखो, आज से 50 साल पहले तक जब आपके घर में सभी लोग कुएं से पानी पीते थे तो आपके दरवाजे पे कुआं सुरक्षित था। अब जिसके घर के आसपास भी कुआं होगा देख लेना उसमें कचरा भरा होगा। क्यों? सबके घर में अब टोटी से पानी आता है तो कुआं कोई नहीं देखता। मगर ये जो मूलवासी लोग हैं ये आज भी नदियों का पानी पीते हैं, पेड़ों के नीचे घर बना के रहते हैं, पत्तों और जंगलों के जो है फलों से अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए इन्होंने अभी भी उनको बचाकर रखा हुआ है, उनका संरक्षण कर कर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये लोग प्रकृति के, पर्यावरण के बहुत करीब हैं। आज भी इनके इलाके में, कई जगह इनके इलाके में घुसना मना होता है, लोग जाते नहीं हैं। चिली में, भारत में, हर अलग अलग अफ्रीकी देशों में बहुत सारे इस तरह के जो है जो मूलवासी लोग हैं वो आज भी निवास करते हैं। और वो लोग जंगलों को, वो लोग जो है संसाधनों को बचा के या संरक्षित करके रखते हैं। तो कई अगर आपसे पूछे कि मूलवासियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है, तो वो पर्यावरण के करीब हैं, पर्यावरण को बचा कर रखते हैं, पर्यावरण के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ आ गई बात समझ आ गई? तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा प्यारे बच्चों जो हम एक इंपॉर्टेंट चीज और देख सकते हैं और वो ये है कि आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ठीक, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। अब देखो, वैसे तो पर्यावरण संबंधी बहुत सारे आंदोलन भारत में भी हुए हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में उसका कोई प्यारे बच्चों एक तरह से कह सकते हैं कि मेल नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हो बेटा? चलो, एक कह रहा सर 1954 अंटार्कटिका से। नहीं बेटा, 59 लिखा हुआ मैंने, सही है, तुम चेक कर लेना। चलो, तो पर्यावरण संबंधी जो आंदोलन है, जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, फिलीपींस में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी, वेस्टर्न माइनिंग जो खुदाई करती है, जो ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलियाई वेस्टर्न माइनिंग कंपनी, इसके खिलाफ बेटा वहां के लोगों ने आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि वहां का पर्यावरण, वहां की भूमि, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और प्यारे बच्चों, इसका असर देखने को मिला पूरी दुनिया में। पहला बांध विरोधी आंदोलन, बांध बनाने के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, बांध विरोधी आंदोलन, ठीक है, ये कहां हुआ प्यारे बच्चों? ये प्यारे बच्चों 1980 के दशक में, 1980 के दशक में, 81, 82, 83 ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि दुनिया भर में कुछ ऐसी घटनाएं कभी कभी घटी हैं जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारों को भी झुकाया है। भारत में भी आपने सुना होगा, मैं डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि सिलेबस से बाहर है, पहले जन आंदोलन में आता था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। जैसे भारत में प्यारे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा चिपको आंदोलन, 70 के दशक में, 1973, 74,
चिपको आंदोलन जो प्यारे बच्चों उत्तराखंड में हुआ, उस समय यूपी हुआ करता था, चमोली जिला। जब पेड़ काटा जा रहा था तो लोग पेड़ों को पकड़ के खड़े हो गए कि नहीं, हम पेड़ को कटने नहीं देंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया जा रहा था उसके खिलाफ प्यारे बच्चों गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था क्योंकि नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था और एक महिला थी मेधा पाटेकर, उन्होंने बहुत बड़ा इसमें रोल अपनाया। यहां चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, इन लोगों ने पेड़ को कटने से बचाया। यानी आपको यह बताया जा रहा है कि दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े आंदोलन भी किए गए हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से प्यारे बच्चों पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं, पर्यावरण की समस्याओं का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण समझौते, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें है ना, और कुछ आंदोलनों के प्रकार, मूलवासी, साझी संपत्ति, सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको समझा दी हैं। हां बेटा सिखा। अब हम लोग कुछ यहां पर क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है ब्रटन लैंड, ठीक है, ब्रटन लैंड, ब्रटन लैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था बताइए। सर जी मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, सर में बहुत दर्द। अच्छा बेटा ठीक है सूफिया, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। बताइए आंसर क्या होगा। ब्रटन लैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? अरे अलका बेटा क्यों इग्नोर करूंगा मेरे बच्चे, ब्रटन लैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? देखो कल मेरी क्लास नहीं है, परसों मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, मैं बता दे रहा हूं, परसों मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, ठीक है। चलो सही जवाब। और उसके बाद अगला वन शॉट फ्राइडे को होगा, थर्सडे को 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास होगी। हमारा साझा भविष्य 1987 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये हुआ था, ध्यान रखिएगा। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, उसी में ये आया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। ये अलग से बता रहा हूं आपको, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों तुम्हारे में है ये, इंडियन इकोनॉमी में, कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगला सवाल, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। सोशियोलॉजी की क्लास कल है बेटा, कल या परसों में है, एक बार देख लेना आप, या थर्सडे को। ये बेटा मुझे अभी मतलब इस वीक में है बेटा सोशियोलॉजी की क्लास। चलो, और अभी 11th क्लास वाली वीडियो जस्ट लाइव हुई है, इसके बाद जाके उसको भी देखना, बड़ा अच्छा टॉपिक समझाया हूं सामाजिक न्याय वाला, वीडियो सेक्शन में। सर 4 तारीख वाली क्लास 4 बजे कर लो, स्कूल की छुट्टी 3:30 बजे होती है। अच्छा बेटा मैं अभी डिस्कस, अच्छा कौन कौन ऐसा है जो 3:30 बजे नहीं आ पाता है, जरा एक बार मुझे बताओ, मैं देख, या तो रात को 8 बजे रखें, रात को 8 बजे संविधान वाली क्लास रखें, कौन कौन चाहता है रात को 8 बजे रखें बताओ। सही जवाब 1991, ठीक है। सॉरी 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 बेटा 1992, अच्छा इसमें ऑप्शन गड़बड़ था, 1992 बेटा, अच्छा ऑप्शन गड़बड़ आ गया था, सॉरी। देखा, दिमाग का खेल है, मैं देख रहा था कौन कौन सही बताता है। चलो अगला सवाल, बांध विरोधी आंदोलन कहां हुआ सबसे पहले? बांध विरोधी आंदोलन कहां हुआ? रात को 8 बजे, क्या सभी लोग आ पाएंगे? कमेंट में आग लगाइए। हाँ पोल रहेगा उस दिन, पोल रहेगा बेटा। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार गैस, लाल गैस, पीला गैस, ग्रीन हाउस गैस, ये सभी, ग्लोबल वार्मिंग। बेटा अब मैं सोच रहा हूं मैक्रो ही स्टार्ट करूं, हो सकता है परसों मैक्रो की ही क्लास में लगाऊं, मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन परसों होगा, मैक्रो की भी हो सकती है, ठीक है, रात को 8 बजे रखवाता हूं उसको मैं। चलो, वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार गैस ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्बन उत्सर्जन रोकने से, ओजोन परत से, वायु प्रदूषण से?
सर मैं अभी पॉलिटिकल साइंस, सर एडमिशन, कौन सा एडमिशन बेटा? बेटा ओमराज बेटा वन शॉट देखते रहिए, बाकी जहां बड़े हैं वहां भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही जवाब ओजोन परत की संरक्षण से 1987, 1987। ठीक है, चलिए एक चीज मुझे और बताइए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ये किस ईयर में हुआ? 2014, 2016, 2015, 2020? बताइए, ए बी सी डी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन किस ईयर में हुआ बताइए? अरे नहीं भाई, 2016 क्यों कह रहे हो आप लोग? वो तो पेरिस जलवायु समझौता 16 में हुआ। 15 अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस। सर ये वाला समझा दीजिए सर प्लीज, ये मुझे समझ नहीं आया था, ये वाला कौन सा समझा दीजिए। सौर गठबंधन बेटा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है भारत और फ्रांस ने और कुछ और देश, अब तो 121 देश करीब उसमें शामिल हैं, उन्होंने मिलकर एक समझौता तैयार किया कि हम सब लोग मिलकर सौर ऊर्जा से कैसे बिजली बने, सौर ऊर्जा का कैसे अच्छा प्रयोग हो, इसको लेकर एक समझौता करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आ गई बात समझ में? पूरा का पूरा चैप्टर यहां पे समाप्त हुआ और इसमें हम लोगों ने एमसीक्यू भी किया, इसमें हम लोगों ने टॉपिक्स भी देखे और सारी चीजें समझने की कोशिश की। आ गई बात समझ में? अब मैं आपको फिर बता देता हूं कि थर्सडे के दिन आपका संविधान स्पेशल क्लास है, 3:30 या 8 बजे के बीच में कोई एक होगा, मैं आपको बता दूंगा। आप लोग एक्टिव रहिएगा और बुधवार को मैं इकोनॉमिक्स का सेशन 6 बजे लूंगा। पूरे चांसेस है कि मैक्रो भी शुरू करूं। ठीक है, मॉन्ट्रियल वाला बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब था कि कैसे हम लोग ओजोन गैस को खत्म होने से रोकें, इसके लिए प्रयास किया गया। ठीक है सर, 3:30 बजे ही क्लास रखो, 24 तारीख को, 24 को 4 को। सर एडमिशन कब से? कौन से एडमिशन पूछ रहे हो आप बेटा? बेटा इकोनॉमिक्स की क्लास बुधवार को शाम को 6 बजे होगी, परसों 6 बजे। ठीक है, परसों 6 बजे। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, पर्यावरण के लिए जो समझौते और सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, वैश्विक ताप के बारे में छोटा सा नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज तो मैंने आपको बताया। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।